देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रिटायर्ड कैप्टन धनीराम नैनवाल को पुष्पांजलि। मंत्री गणेश जोशी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। थल में 3 दिवसीय पौराणिक थल मेला महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ मेले का समापन समारोह में तमाम लोगों ने की शिरकत। मसूरी में गोल्फ कोर्स का संचालन 2 दिनों से बंद। माल रोड पर अक्सर बन रही जाम की स्थिति। पार्किंग व्यवस्था होने के बाद चलेगा गोल्फ कोर्स। सिलाकोई में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त। पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास 15.33 ग्राम स्मैक बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बताते चले कि लगातार कांग्रेस ईडी के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है और ऐसे में उत्तराखंड में भी कांग्रेसियों ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ईडी द्वारा कांग्रेस शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेसी उतरे हैं। उत्तराखंड कांग्रेसी नेताओं ने किया ईडी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और पुलिस में तीखी झड़प भी हुई। ईडी दफ्तर के गेट के बाहर धरने पर कांग्रेसी बैठे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईडी कार्यालय के बाहर से गिरफ्तार किया है। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के रवैये को बताया तानाशाही और ऐसे में केंद्र सरकार और ईडी की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। कांग्रेस शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए हैं दायर। प्रीतम सिंह ने कहा तो वही हमारे नेताओं की आस को कमजोर करने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस का हर नेता संघर्ष के लिए तैयार है। ईडी और सीबीआई का किया जा रहा दुरुपयोग, यशपाल आर्य ने कहा तो वही सारी सीमाएं लांघकर कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। बिना प्रमाण सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया जा रहा है तलब। कांग्रेसी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को देंगे पर। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई है, संवैधानिक संस्थाओं का चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, निरंतर दुरुपयोग होता रहा है और सारी सीमाएं लांघकर कांग्रेस को निशाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रख रही है। आज हमारे नेता, हमारी गार्जियन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिनका त्याग और बलिदान का संघर्ष का समर्पण का इतिहास है, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। आज उसने इस तरह के बेबुनियाद राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद निराधार आरोप लगाकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं और जिनका कोई सिर नहीं पैर, ईडी उनको तलब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस इसको कदाचित बर्दाश्त नहीं करेगी और आज हम इसी तानाशाही रवैये को लेकर, तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इस तानाशाही नीतियों को लेकर आज हम सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी आवाज को हम बल देना चाहते हैं। अगर हमारे नेताओं के खिलाफ इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाते रहे, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को मजबूर है और हम आगे भी इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहेंगे। बात है आज इसका एक एक कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर ईडी के कार्यालयों का घेराव करने का काम कर रहा है, धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। सरकार के इशारे पर जिस तरीके से सोनिया जी, राहुल जी पर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, उसका समूचा विपक्ष भी जो है विरोध करने का काम कर रहा है। आज सोनिया जी, राहुल जी लगातार देश के संविधान को बचाने की बात करते हैं। आज हमारे नेता जो है लगातार नौजवान साथियों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, दलित पिछड़ों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। सरकार इससे घबराई हुई है। सरकार के पास कोई दूसरा हथियार नहीं है, इसलिए उन्होंने ईडी का प्रयोग करके जो है हमारे नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष में होता है तब जो है सीबीआई ईडी का प्रयोग करके उनको झुकाने का प्रयास किया गया। जो झुक गया, जो भाजपा में चला गया, वो पाक साफ है। जो नहीं झुके उन पर दमनात्मक कार्रवाई करने का काम करते। ये शुरुआत भर है। मैं सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं, ये शुरुआत भर है। वो ये ना समझे
कि इस कृत्य से जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश होगा, बल्कि कांग्रेस का कार्यकर्ता को और बल मिलेगा। हम सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जेल भरने का भी काम करेंगे। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को याद रखना चाहिए। और वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के रिटायर्ड कैप्टन धनीराम नैनवाल को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गढ़वाल राइफल्स पूर्व सैनिक स्वायत्त सहकारिता द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामूहिक रूप से 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके जीवन और कार्यों को स्मरण किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैप्टन धनीराम नैनवाल के निधन पर दुख जताया। कहा कि कैप्टन धनीराम नैनवाल का जीवन देश सेवा को समर्पित रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने सैनिकों के हित में कार्य किया और पूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाने के लिए सराहनीय प्रयास किए। उनका योगदान सैनिक समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे समर्पित सैनिकों की विरासत को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। हमारे बीच के एक पूर्व सैनिक जो मेरी बटन 14 गढ़वाल के थे, अचानक हमें छोड़कर चले गए। उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा मेरे कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें सभी पूर्व सैनिक साथियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे बड़े मित्र भी थे और 32 साल सेना की सेवा करने के बाद लगातार वह सैनिकों के कल्याण के लिए काम करते थे। मैं दिल की गहराई से उस महान नायक को नमन करता हूं, अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमने उनके परिवारजन को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सभी पूर्व सैनिक साथी उनके साथ हैं। और वही जिलाधिकारी सविन बंसल अब असहायों की उम्मीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम की प्रेरणा से डीएम सविन बंसल बने निर्बल, असहायों और दिव्यांगों की उम्मीद। डीएम बच्चों, बुजुर्ग, निर्बल, असहाय सहित आमजन के हितों के प्रति संवेदनशील है। रोजगार, अनाथों का ऋण माफ, आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार और निर्बल को सशक्तिकरण को डीएम तत्पर। और ऐसे में नौकरी को भटक रही दिव्यांग कंप्यूटर स्पेशलिस्ट गुरिंदर को मिला डीएम का सहारा, कंप्यूटर प्रोग्रामर की मिली नौकरी। अनाथ भाई बहन अदिति और आदित्य का 50,000 का लोन डीएम ऑफिस से किया जमा। विधवा बच्चों, शुदा समीवा की आर्थिक सहायता का दिया चेक। शिक्षा की अलग जगह थी निर्बल वर्ग बालवाड़ी को 30,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देंगे। जितने पब्लिक इंटरेक्शन होते हैं तो पब्लिक इंटरेक्शंस में हमारे जन सुनवाई में या हमारे फील्ड विजिट्स में ऐसे बहुत सारे प्रकरण प्रकाश में आते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो गई हैं या फैमिली ट्रेजेडीज हो गई हैं और कोई ऐसा एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है फैमिली के ऊपर या इंडिविजुअल्स के ऊपर कि जिससे उनको बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, उस कंस्ट्रेंट से उस शैकल को ब्रेक फ्री करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्रबल शक्ति है। तो इसी तरह के केसेस को हम फील्ड रिपोर्ट्स लगवाने के बाद हमारे तहसीलदार, एसडीएम या कंसर्न डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लगवाने के बाद जब पुष्टि हो जाती है कि जेन्युइनली दे आर इन नीड ऑफ सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उसके बाद हमारे पास। और वही थल मेला महोत्सव समिति द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय पौराणिक थल मेला महोत्सव का समापन वेदवाद रंगारंग कार्यक्रम के साथ हो गया है। समापन दिवस में मुख्य अतिथि वरिष्ठ बीजेपी नेता डीडी हाट हरेंद्र चौपाल थे। मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि हरेंद्र चौपाल ने कहा कि मेले महोत्सव के आयोजनों से हमारी संस्कृति धरोहर को जीवित रखा गया है। इन महोत्सव के आयोजन से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की नंबर 1 सांस्कृतिक टीम संस्कार संस्कृति दल अल्मोड़ा की एक से बढ़कर एक मनमोहक लोक नृत्य के बीच लोक गायकों में जितेंद्र तोमक्याल के कुमाऊनी गानों में जमकर थिरके दर्शक। ऐतिहासिक पौराणिक मेला यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं मेला कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को
और क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां प्रेषित करता हूं कि इस मेले के माध्यम से आपने स्थल क्षेत्र को अपने विकासखंड डिडियाट के एक ऐतिहासिक मेले के रूप में आपने पहचान दी है और निश्चित रूप से इससे हमारी संस्कृति का, हमारे जितने भी जो है मुन्ने बच्चे हैं आने वाले में संस्कृति से, हमारी कुमाऊनी संस्कृति से जुड़े रह सके, इसके लिए आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। और वही 14 वर्षीय अंकित की निर्मम हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी आपको बता दें कि 14 वर्षीय अंकित की निर्मम हत्या का पुलिस ने मात्र 12 घंटे में ही बड़ा खुलासा किया। अंकित हत्याकांड में चौंकाने वाला सच सामने आया है। 14 वर्षीय अंकित का हत्यारोपी निकला कलयुगी पिता। एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने किया मामले का बड़ा खुलासा। बेटे की चोरी की आदत से परेशान था पिता और ऐसे में अंकित ने 10,000 रुपए की चोरी की थी। आक्रोशित होकर देवदत्त ने बेटे की हत्या की योजना बनाई। बेटे को स्कूल ले जाने के बहाने मौत के घाट उतार दिया। सिडकुल के पास झाड़ियों में मिला था अंकित का शव। मृतक की मां ने मामले में दी थी तहरीर और ऐसे में सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए मामले का पर्दाफाश हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने कबूल किया अपना जुर्म। पुलिस टीम द्वारा कलयुगी पिता को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है। कल दिनांक 15 अप्रैल को करीब दिन में 1 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी 112 पर कि एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है सिडकुल में, रिद्धि सिद्धि कंपनी के पीछे खाली मैदान में। हमारी पुलिस बल जब मौके पर पहुंची तो पाया गया कि वहां पर जो बच्चा था और उसके परिवारजन पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा उसकी शिनाख्त की गई अंकित गंगवार के रूप में, जिसकी उम्र 15 वर्ष है और जो आजाद नगर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र का निवासी है। हमारे द्वारा मौके का पूरा मुआयना किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया फील्ड यूनिट के साथ और उसके बाद हमारे द्वारा क्षेत्राधिकारी पन्नगर के नेतृत्व में 3 थानों की टीमों से थाना पन्नगर, थाना ट्रांजिट कैंप, थाना दिनेशपुर से संयोजित 5 टीमें बनाई गई, जो अलग अलग टेक्निकल सर्वेलेंस, मैनुअल सर्वेलेंस और पूछताछ के कार्य में लगे हुए थे। इनके द्वारा जब सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो इनके द्वारा पाया गया कि जो मृतक था बच्चा अंकित गंगवार, वो अपने पिताजी के साथ सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन स्कूल को ना छोड़ते हुए उसके पिता जो थे देवीदत्त गंगवार, वह उसे घटनास्थल की ओर ले गए। जब हमारे द्वारा बयानों में भिन्नता पाई गई और सीसीटीवी फुटेजेस के अवलोकन पर भी जब संदेह पैदा हुआ तो उनके मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार को हमारे द्वारा थाना में विस्तृत पूछताछ के लिए लाया गया और विस्तृत पूछताछ के दौरान और फोन के जो हमारा सर्विलांस लगा हुआ था और फोन के अवलोकन पर उनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि वह पिछले 4 वर्ष से थाना ट्रांजिट कैंप में आजाद नगर में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। उनकी एक पत्नी है और 2 लड़के हैं। जो अंकित गंगवार था वो उनका बड़ा लड़का है और छोटा लड़का। ये कहना है कि जो उनका बड़ा लड़का था अंकित गंगवार, वह उनके पैसे चुरा लिया करता था और इस बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होता था और उनके द्वारा अंकित को मारा पीटा भी जाता था। इसी के क्रम में 12 तारीख को भी जब वो अपने गांव से लौटा अपनी मां के साथ अंकित यादव, तो उसके द्वारा दोबारा से 10,000 रुपए चुराए गए, उनके पिता का कहना है। और इसी बात को लेकर घटना की सुबह 15 तारीख को भी इनके घर में झगड़ा हुआ और मारपीट हुई और इनके द्वारा बेटे को मारा गया। इसके बाद इनके द्वारा योजना बनाई गई अपने बेटे की हत्या करने की और उसी योजना के तहत इनके द्वारा उसे सुबह घर से ले जाया गया घटनास्थल पर और वहां पर उसी की स्कूल ड्रेस की कमीज से उसका गला घोट दिया गया और उसकी हत्या कारित की गई। माल रोड पर चलने वाली गोल्फ कार्ट का संचालन पिछले 2 दिनों से बंद है और ऐसे में जिला प्रशासन ने मसूरी में 14 गोल्फ कार्ट लाई थी, जिसको नगर पालिका के मजदूर संघ को संचालन के लिए दिया था, लेकिन व्यापारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही मजदूर संघ द्वारा माल रोड पर 6 गोल्फ कार्ट चलाई जा रही है, जबकि नगर पालिका ने माल रोड पर केवल 2 गोल्फ कार्ट चलाने के निर्देश दिए और इससे जहां माल रोड पर अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो रही है, वहीं स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोल्फ कार्ट संचालक को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और मजदूर संघ के पदाधिकारी के बीच बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मजदूर संघ को माल रोड पर केवल 2 गोल्फ कार्ट का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अन्य गोल्फ कार्ट को कैमल बैक रोड लंढौर रपासार से संचालित करने की बात कही। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि गोल्फ कार्ट बंद करने का नगर पालिका का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मजदूर संघ में आपसी तालमेल की कमी के कारण व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। वहीं मजदूर संघ अध्यक्ष रणजीत चौहान ने कहा कि अन्य स्थानों पर पार्किंग की सुविधा न होने की वजह से गोल्फ कार्ट को माल रोड पर चलाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जैसे ही पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी सभी रूटों पर गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। तो मैं आपसी इतने मतभेद हैं कि उसके चलते हुए सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो रही है। तो मैंने आज भी उनको कहा, हमने पहले भी उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पिक्चर पैलेस से लेकर के और झूलाघर तक सिर्फ 2 गोल्फ कार रहेगी, एक झूलाघर में रहेगी और एक पिक्चर पैलेस में रहेगी। मतलब इस रूट पे सिर्फ 2 गोल्फ कार चलेगी। लेकिन बिल्कुल उनको वो सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं मजदूर संघ वाले। कभी 4 चल रही है, कभी 6 चल रही है, कभी 8 चल रही है। क्योंकि जब भी मैं शाम को निरीक्षण पे निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनकी गोल्फ कार चलती रहती है। दूसरा ओवरलोडिंग का मुद्दा है कि वो जहां सवारी मिली वो ओवरलोडिंग कर देते हैं, जबकि ऐसी कोई क्षमता है नहीं उसकी गोल्फ कार की। कहीं भी कोई अगर घटना घटी तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अध्यक्ष जी के जो निर्देश हमें मिले हैं कि माल रोड पे 2 गोल्फ कार चलेगी, पिक्चर पैलेस से झूलाघर और झूलाघर से पिक्चर पैलेस तक। लेकिन यहाँ पे तो 14 गोल्फ है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमने उस विषय पे भी चर्चा की अध्यक्ष जी से, तो अध्यक्ष जी ने बोलो 2 आप कैमल बैग में चलाओ। हम कैमल बैग चलाने के लिए भी तैयार है, लेकिन कैमल बैग में हमें कहीं पे स्टैंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे हमें असुविधा हो रही है। कैमल बैग हम चलने के लिए तैयार है। बाकी जो 2 गोल्फ कार लाइब्रेरी से स्टेलिंग वाली रूट पे चलनी है, उसके लिए भी अभी हमें जगह नहीं दे दी गई। और वही टिहरी जिला विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पीसी दुमका के निर्देश और एसडीएम के आदेश पर तपोवन में 2 अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। रवि अग्रवाल और सचिन के अवैध निर्माणों को सील किया गया है। सहायक अभियंता पंकज पाठक ने अवर अभियंता विपिन कोठारी, उमंग नौथियाल और सुपरवाइजर अरविंद पुंजीर और पुलिस की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे में जिला विकास प्राधिकरण के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। प्राधिकरण से निर्माण कार्यों को लेकर मानचित्र पास कराएं। नियम विरुद्ध अवैध निर्माण करने पर होगी सीलिंग की कार्रवाई और ऐसे में अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। थाना सेलिकाई पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लगभग 5 लाख रुपए मूल्य की 15.33 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने तस्कर को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष सिलाकोई पीडी भट्ट ने बताया है कि सिलाकोई पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर धुलकोट तिराहे के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर ने अपना नाम प्रियांशु पाल निवासी लखीमपुर खीरी यूपी बताया। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वो मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में खैरी गेट के पास किराए पर रहता है। तस्कर ए-रिक्शा चलाने का कार्य करता है। स्वयं भी नशे का आदी है। अपने नशे के आवश्यकताओं और अन्य खर्चों की पूर्ति करने के लिए स्मैक को अलग अलग स्थानों से खरीद कर लाया था, जिन्हें वह सेलाकुई के आसपास औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को बेचकर मुनाफा कमाता था। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हुए हैं, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में शिरकत की। तो वही मुख्यमंत्री धामी ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना सुरंग का भी निरीक्षण किया। जनासू में सबसे लंबी सुरंग हुई आर पार 125 किलोमीटर लंबे इस ब्रॉड गेज रेल लाइन पर बनाई जा रही है 17 सुरंगें। सुरंगों के अंदर से गुजरेगा 104 किलोमीटर का रेल मार्ग। सुरंग के निर्माण में अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन का भी उपयोग किया गया है। यह परियोजना सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो वहीं रेल मंत्री का भी मुख्यमंत्री ने आभार जताया। 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल का ब्रेक थ्रू। लंबे समय से लोगों को थी इसकी प्रतीक्षा और ऐसे में उत्तराखंड के विकास में आज का दिन ऐतिहासिक है। टनल के आर पार होने में से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और यह सुरंग केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य की मजबूत बुनियाद है। क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही महत्वाकांक्षी परियोजना और ऐसे में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर रेल परियोजना जल्द ही पूरी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना से जुड़े सभी इंजीनियरों, विशेषज्ञों और श्रमिकों को शुभकामनाएं दी है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां ऋषिकेश
कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सुरंग का ब्रेक थ्रू कार्यक्रम की शिरकत की और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना सुरंग का भी निरीक्षण किया। जलाशय में सबसे लंबी सुरंग आर पार हुई है। ऐसे में 125 किलोमीटर लंबे इस ब्रॉड गेज रेल लाइन पर 17 सुरंगें बनाई जा रही है। सुरंगों के अंदर से 104 किलोमीटर का रेल मार्ग भी गुजरेगा। सुरंग के निर्माण में अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनों का भी उपयोग किया गया है। 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीबीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है। कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे राज्य में ही दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आदरणीय अश्विनी जी से मैंने अभी उसके लिए भी अनुरोध किया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बताया कि आज भारत की पहली रेल चली थी, इस दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि जो सिलक्यारा टनल पिछले कई सालों से बन रही थी, आप सबको पता है कि बीच में उसके निर्माण के समय में कुछ मलबा आ जाने से, भूधसाव हो जाने के कारण से उसमें हमारे 41 मजदूर 17 दिनों तक उसके अंदर रहे और आज उस टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है और उसके मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि यह है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। टीबीएम अगर हार्ड सरफेस होता है, रॉक जैसा होता है सरफेस, उसमें टनल बोरिंग मशीन आसानी से काम करती है। क्योंकि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, यहां पर टीबीएम का अनुभव पहले अच्छा नहीं था। तो कुछ वर्षों पहले, करीब 3 वर्ष पहले बहुत खूब एक अच्छा एनालिसिस किया गया और दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स के साथ बैठ के अपने देश के सबसे अच्छी ब्रेन्स, आईआईटीज से लेके रेलवे के इंजीनियर्स से लेके हाईवे के कुछ और अच्छे अनुभवी लोगों को लेके सबको साथ लेके एक नया प्रयोग किया गया। टनल बोरिंग मशीन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए जिससे कि हिमालय की जियोलॉजी में चल सके। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है
उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।